मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया घटना चक्र प्रिव्यू। ठीक है, और ये जो बुक है ये इंग्लिश में रहेगी। आज जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है वो एक नया टॉपिक होगा। जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा था मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, तो इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो मुस्लिम्स है वो भारत में आए थे और एक एक करके कैसे उन्होंने भारत में अपनी जो पावर है उसको स्टैब्लिश किया। आज हम एक नए टॉपिक को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी जो आर एस शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है वो भी ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने जो हजरत मोहम्मद जी का टॉपिक था उसको पूरा कर लिया था। यहाँ पर उनसे जुड़े हुए ये भी देखे थे कि किस तरह से जो मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत में आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी, और फिर कैसे एक एक करके यहाँ पर इन्होंने जो अपनी हुकूमत है उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा यहाँ से दिल्ली सल्तनत, मतलब स्लेव डायनेस्टी को आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मोहम्मद गौरी था वो भारत में आया था, लेकिन भारत में आकर वो खुद यहाँ पर नहीं रहा। उसने जो उसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसको जो इंडियन टेरिटरीज थी वो उसको देके चला गया। ठीक है ना, कि भाई तुम यहाँ पर संभालो। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने स्लेव डायनेस्टी को यहाँ पर स्टैब्लिश किया, और आगे फिर उसकी जो बारे में जो भी है वो हम सारे यहाँ एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी। इसने स्लेव डायनेस्टी ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, एक स्लेव था, तो इसीलिए ये जो डायनेस्टी है इसका नाम भी क्या पड़ा? स्लेव डायनेस्टी पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू पार्ट से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो अभी पूरा पढ़ के आए हम कि जो स्लेव डायनेस्टी है वो उसके फाउंडर कौन थे? तो उसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक उसका फाउंडर था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट ऑफ 5 अनरिलेटेड डायनेस्टीज टू रूल इंडिया ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1290। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल हमारी 5 डायनेस्टीज आएंगी, जिसमें जो सबसे पहली डायनेस्टी है जो रूल करेगी वो है स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर दिल्ली में अपना जो थ्रोन था, ठीक है, उसको असेंड किया था 1206 में, और यहाँ पर उन्होंने एक नई स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी भारत के इतिहास में। कुतुबुद्दीन ऐबक और जो उसके सक्सेसर आए, ठीक है, वो सारे क्या थे? वो स्लेव्स थे। ठीक है, लेकिन वो बस फिर नाम के स्लेव्स रह जाएंगे, बाकी वो भारत को अपनी तरह से ही चलाएंगे जैसे वो चलाना चाहते हैं। Who was the first ruler of the slave dynasty? तो स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन है भाई? जिसने इसको एस्टैब्लिश किया है वही होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और नेम्ड एज गुलाम डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, हु रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210। ठीक है, तो इतने बस ये 4 साल तक ही इनका रूल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद ही एस्टैब्लिश हिज कैपिटल इन 2 प्लेसेस। इसने जो इसकी कैपिटल थी वो 2 प्लेसेस पे एस्टैब्लिश करी। पहली थी लाहौर, ठीक है, पहली कौन सी थी? तो लाहौर थी। उसके बाद फिर शिफ्ट करके दिल्ली में आ गए। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। एंड ही वॉज अगली इन अपीयरेंस एंड ही वॉज इंटेलिजेंट एंड इंप्रेसिव इन बिहेवियर। देखिए, दिखने से कुछ नहीं होता है, वो इंटेलिजेंट था और इंप्रेसिव था, तो अपने बिहेवियर को लेके तो आप खुद देख सकते हो कि उसने किस तरह से भारत को यहाँ पर आकर एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी। ही वॉज टेकन एज अ प्रिजनर एंड सोल्ड टू काजी ऑफ निशापुर नेम फरीकुद्दीन, है ना। तो पहले वो एक प्रिजनर था, बाद में उसको बेच दिया गया काजी ऑफ निशारपुर को, जहां पर उसका नाम रखा गया फकरुद्दीन एज अ स्लेव इन हिज चाइल्डहुड। तो बचपन में ही उसको बेच दिया गया था, तो तभी का तभी वो एक तरह से गुलाम की तरह ही रह रहा था उनके साथ। ही वॉज टेकन केयर एंड प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन। लेकिन जिसने उसे गुलाम की मतलब गुलाम बना के खरीदा था, उसने उसे पाला पोसा, साथ में उसको एक प्रॉपर एजुकेशन दी और मिलिट्री ट्रेनिंग दी, क्योंकि ये देना भी जरूरी था, क्योंकि तभी तो वो आगे जाके वो उसके किसी काम आएगा। और जैसे ही फिर उसकी जो काजी की डेथ हो जाती है, हिज सन सोल्ड ऐबक टू मोहम्मद गौरी। तो काजी का जो बेटा होता है वो ऐबक को मोहम्मद गौरी को बेच देता है, और मोहम्मद गौरी तो यहाँ लड़ाइयों में पहले से ही था, तो मोहम्मद गौरी को तो ऐसे लोगों की तलाश थी जो उसके काम आ सके। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया ऐबक से, क्योंकि बड़ा ही मतलब ये हमने ऊपर देखा ना, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही काबिल ऑफिसर था ये। तो इसके स्किल से, इसकी क्वालिटी से जो मोहम्मद गौरी था वो बहुत ज्यादा इससे खुश हो गया। Shortly afterwards battle, he was promoted to the post of Amir Akhur। बहुत फायदा होता है। गौरी वॉज इमेंसली प्लीज्ड विद हिम एंड ही अपॉइंटेड हिम एज गवर्नर ऑफ द इंडियन एम्पायर। और अब गौरी उसे इतना खुश हो जाता है कि वो उसे इंडियन एम्पायर का गवर्नर बना देता है। ऑन हिज वे टू गजनी, गौरी डाइड एंड हिज एम्पायर वॉज इनहेरिटेड बाय हिज स्लेव। देखिए, गजनी के रास्ते में जाते जाते जो गौरी है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो उसके स्लेव्स होते हैं वही उसकी एम्पायर को क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं, वही आगे से संभालते हैं। ऐबक, हु वॉज अ वाइसरॉय ऑफ हिज इंडियन एम्पायर, वॉज इन्वाइटेड बाय द आमिर ऑफ लाहौर। देखिए, जो ऐबक था, जो वाइसरॉय बना था उसके इंडियन एम्पायर का, उसको इन्वाइट करते हैं जो लाहौर में आमिर्स होते हैं कि आप यहाँ पर आइए लाहौर में, और यहाँ की जो पावर है उसको एज्यूम कीजिए, उसको संभालिए। ही बेस्टॉयड द टाइटल ऑफ मलिक एंड सूबेदार ऑन हिमसेल्फ। तो यहाँ पर उसे टाइटल मिलता है सूबेदार का।
मोहम्मद गौरी हैड नो मेल सक्सेसर टू इनहेरिट एज एम्पायर। मोहम्मद गौरी का देखिए अपना कोई मेल सक्सेसर नहीं था जो उसकी पूरे के पूरी जो एम्पायर है उसको इनहेरिट कर सके। एंड हिज नेफ्यू ग्यासुद्दीन महमूद असेंडेड द थ्रोन ऑफ गौरी। तो इसलिए उसका नेफ्यू होता है ग्यासुद्दीन महमूद, वही उसके थ्रोन को जो गौरी जो एक जगह थी है ना वहां पर संभालता है। ठीक है, सॉरी गजनी की में जो जगह होती है उसको संभालता है गौरी के थ्रोन को, गौरी की डेथ के बाद। तो ये पूरा था, आगे देखते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज द लाख बख्श। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन था? तो वो था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कहते हैं ये लाखों का दान ऐसे कर दिया करता था, तो इसके इसी नेचर की वजह से इसे क्या बोला जाता था? लाख बख्श बोला जाता था। ये पहला मुस्लिम रूलर था ऐसा जिसे मतलब ये टाइटल मिला था और जिसने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली बनाई थी। ही पेट्रोनाइज स्कॉलर। अब देखिए इनके कोर्ट में कौन कौन से स्कॉलर थे। तो यहाँ पर ही पेट्रोनाइज स्कॉलर सच एज हसन निजामी। ये ध्यान रखना कि ये किसके कोर्ट में था? हसन निजामी, कुतुबुद्दीन के, और साथ में फैके मुदबीर, बोथ ऑफ वोम डेडिकेटेड देयर वर्क टू ऐबक। तो दोनों ने काफी कुछ लिखा है ऐबक के बारे में। ऐबक वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु सेटल्ड इन इंडिया एंड रूल्ड अनलाइक द अर्लियर मुस्लिम हु कम एंड ओनली रेडेड एंड प्लंडर्ड। देखिए इससे पहले, ऐबक से पहले जो भी मुस्लिम रूलर भारत में आए हैं उनका सिर्फ केवल एक ही यहाँ आने का मोटिव हुआ करता था कि रेड करनी है, प्लंडर करना, लूट के यहाँ से सब कुछ लेके जाना है। ऐबक पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था जो भारत में रहा, खुद को अच्छे से सेटल करा यहाँ पर। बाकी जो और मुस्लिम आए थे उनकी तरह नहीं करा कि यहाँ पर रेड करी, प्लंडर करा, नहीं। उसने यहाँ मतलब ये मान लीजिए उसने ये सोचा कि भैया भाई इस देश में मुझे रहना है और इसे अपने हिसाब से चलाना है। तो यहाँ पर उसने काफी कुछ बनवाया भी, और यहाँ मतलब होता ना जैसे पहले इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे वैसे ही इसने भी शुरू कर दिया। दो हिज टेन्योर एज अ रूलर वॉज ओनली 4 years। हालांकि जो उसका टाइम पीरियड था वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा है, सिर्फ 4 साल तक ही इसने रूल करा है। और दो हिज टेन्योर एज अ रूलर वॉज ओनली 4 years, मोस्ट ऑफ देम वर स्पेंट इन डीलिंग विद द रिवॉल्ट्स ऑफ नॉबल्स। और ये 4 साल उसके इसी नॉबल्स के साथ लड़ाई झगड़े में निकल गए, जैसे कि ताजुद्दीन, इदियास, नसरुद्दीन, कुबाचा एंड अ फ्यू हिंदू चीफ, येट ही एस्टैब्लिश अ फर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इन्हीं के साथ लड़ाई झगड़े में निकल गए और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको एस्टैब्लिश करने में इसने और कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन करवाई ये देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू बनवाया दिल्ली में, ये पूछ लिया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। एंड ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जो उसे कंप्लीट करवाया वो इसके सक्सेसर इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, और इसकी बहुत ही अच्छे नेचर की वजह से इसको लाख बख्श कहा जाता था, लेकिन इसने कभी भी खुद को सुल्तान का टाइटल नहीं दिया, ये हमेशा खुद को स्लेव ही मानता रहा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ये कुछ और नहीं बल्कि एक मस्जिद थी, मॉस्क्यू था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। इनमें से कौन सा रूलर ऐसा है जिसने कुतुब मीनार को बनवाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने तो किया ही है, शुरुआत तो करवा दी थी। आगे चल के उसको जो पूरा करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है उसने भी यहाँ पर काफी इसके जो 2 फ्लोर है उनको बनवाया था। बात करें गियासुद्दीन तुगलक की तो इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, कुतुबुद्दीन तुगलक का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल कौन सी थी? हमने पढ़ा था ना, 2 कैपिटल बनवाई थी इसने, पहले लाहौर फिर दिल्ली। तो पहली वाली पे जाएंगे लाहौर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लाहौर। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लाहौर। जब डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की 1206 में, इसका जनरल होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके बारे में बार बार पढ़ रहे हैं, वो इंचार्ज बना दिया जाता है लाहौर का। और नॉर्थ इंडियन पोजीशन जो भी आमिर ऑफ जो लाहौर थे उन्होंने बुलाया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कि यहाँ की पावर को भी आप संभालो। कुतुबुद्दीन ने इनिशियली रूल करा लाहौर पे, तो इसलिए लाहौर उसकी कैपिटल थी। बाद में उसने जब इंडिया के अंदर की साइड को मूव किया तो वहां पर उसने अपनी कैपिटल बनाई दिल्ली। ताजुद्दीन यिल्दूज जो गवर्नर थे किरमन के, उन्होंने थ्रोन असेंड किया गजनी का। इट सीम्स दैट इट वाज द डिजायर ऑफ मोहम्मद गौरी दैट कुतुबुद्दीन ऐबक शुड सक्सीड हिम इंडिया। और मोहम्मद गौरी की बड़ी इच्छा थी कि जो भारत है उसको कौन संभाले, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक संभाले। अपने 4 सालों के टेन्योर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर से कहाँ पर करी थी, लाहौर, टू फ्रस्ट्रेट यिल्दूज एम्बिशन ऑफ एनेक्सिंग पंजाब। तो लाहौर में अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश करने का मेन मकसद यही था, क्योंकि जो यिल्दूज था उससे वो बड़े परेशान हो चुके थे। जो यिल्दूज था वो पंजाब को एनेक्स करना चाहता था। He strengthened his position by matrimonial alliances with influential rival Turkish chief Nasruddin Kubacha of Multan refused to accept Qutbuddin Aibak as a ruler of Delhi। दूसरी तरफ जो नसरुद्दीन कुबाचा था मुल्तान का, वो कभी नहीं चाहता था, उसने मतलब इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो कुतुबुद्दीन है वो रूलर बने दिल्ली का। तो इसलिए जब ऐबक है वो हमेशा कहाँ ही रह पाया, लाहौर में, है ना, उसको ज्यादा चांस ही नहीं मिला कि वो दिल्ली में जाके रह सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। अब सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी डेथ कैसे हुई? तो यहाँ पर उसकी डेथ हुई थी
ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स बाय प्लेइंग चौगान। चौगान खेलते हुए जब वो हॉर्स पे बैठे हुए थे तो वो उस पे से गिर गए थे, तो तभी उनकी डेथ हो गई थी। इन 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एन एक्सीडेंट वाइल ही वॉज प्लेइंग चौगान, जिसे हम पोलो बोलते हैं। तो पोलो खेलते खेलते उनकी डेथ हो गई थी, घोड़े से गिर गए थे और उन्हें काफी ज्यादा चोटें लग गई थी। वो उन्हें बरेट किया गया था लाहौर में नियर अनारकली बाजार। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। ठीक है, तो इतना इनके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Who among the following established Delhi as the capital of सल्तनत? किसने दिल्ली को स्टैब्लिश किया एज अ कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना, या सल्तनत आप कह सकते हैं। तो वो किया था इल्तुतमिश ने। अगर सही मामले में अगर रियल फाउंडर माने इसका तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो टाइमिंग है वो आपके सामने है 1200 से 1236, और ये फाउंडर माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। बिफोर दिस ऐबक रूल फ्रॉम लाहौर, क्योंकि इससे पहले जो ऐबक था उसने लाहौर पे रूल किया था। कहने के लिए सिर्फ दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट किया था, लेकिन कभी वो वहां पर रुक ही नहीं पाए। इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट रियल तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली, इसलिए इल्तुतमिश को माना जाता है पहला रियल तुर्किश सुल्तान जो दिल्ली में बना। ही इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट अरेबिक सिल्वर एंड कॉपर करेंसी। इसने अरेबिक और जो कॉपर करेंसी थी, सिल्वर और कॉपर करेंसी थी, उसको भी यहाँ पर बनवाया। बट 2 बेसिक कॉइन्स, और वो 175 ग्रेन्स के थे। इन रिस्पॉन्स टू द लैक ऑफ सिल्वर, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस अ न्यू बायोमेटेलिक कॉइनेज सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ एन 11 ग्राम ऑफ सिल्वर टंका। बाद में इसने सिल्वर टंका और कॉपर जो जीतल के जो होते हैं ना उसको करवाया, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना ज्यादा जो मेटेलिक है वो हम कह सकते हैं कि इनके पास जो कॉइन बनाने के लिए इतना सफिशिएंट मेटल नहीं था। द दिल्ली वाला वॉज डी वैल्यू टू बी एन पार विद द जीतल, एंड इन 1229 इल्तुतमिश गॉट रिकॉग्निशन एज अ मुस्लिम सुल्तान ऑफ इंडिया बाय खलीफा ऑफ बगदाद। जो इल्तुतमिश था वो भी अभी एक तरह से स्लेव की तरह ही था यहाँ पर, लेकिन बाद में चल के उसको जो खलीफा ऑफ बगदाद थे वो एक तरह से इनको परमिट देते थे कि भाई अब ये क्या है, अब ये सुल्तान है, इस गुलामी से आजाद है, तो उनको यहाँ पर वो पहचान मिल गई। इल्तुतमिश आफ्टर डेट एज्यूम द टाइटल। अब इसके बाद इल्तुतमिश ने खुद को एक टाइटल दिया, आमिर उल मोमिन। तो ये ध्यान रखना कि आमिर उल मोमिन किसका टाइटल था, तो इल्तुतमिश का था। इसका मतलब होता है कमांडर ऑफ द फेथफुल, हैड द नेम ऑफ द खलीफा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ। Question number 9. Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coin and declared Delhi the capital of his empire? तो कौन सा ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने जो रेगुलर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया और दिल्ली को डिक्लेयर किया एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? तो वो कौन था? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Which one of the following was the capital of the Sultanate during the reign of Iltutmish? तो इसमें पूछा गया है कि क्या कैपिटल थी इल्तुतमिश के टाइम पे, सल्तनत की क्या कैपिटल थी? तो वो थी दिल्ली। Who amongst the following sultans of the sultanate was the first to shift his capital to Delhi? तो इनमें से जो दिल्ली में जो कैपिटल शिफ्ट की थी कौन थे? तो वो इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Who was the first Muslim ruler of Delhi? तो जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे दिल्ली के वो कौन थे? तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिल्ली की बात हो रही है और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कभी दिल्ली आ ही नहीं पाए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु रिसीव द इन्वेस्टिचर फ्रॉम खलीफा, द खलीफा ऑफ बगदाद, है ना, जो खलीफा ऑफ बगदाद थे उन्होंने इल्तुतमिश को यहाँ पर एक टाइटल भी दिया था। ठीक है, सुल्तान आजम सुल्तान द ग्रेट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इनको एक परमिट दे दिया था कि अब वो जो गुलामगिरी है इससे पूरी तरह से आजाद है, अब वो दिल्ली के अपने क्या है इंडिपेंडेंट सुल्तान है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन आया था यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो शायद मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी 2 कैपिटल थी। वो कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं थी बल्कि वो दिल्ली सल्तनत की 2 कैपिटल थी, लाहौर और दिल्ली, है ना, स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो उनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर ही थी, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सक्सेसफुल इन कीपिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली सेफ फ्रॉम द डेंजर ऑफ मंगोल इन्वेजन एज वेल एज फ्रॉम द अटैक ऑफ बोथ ताज अल यिल्दोज एंड ऑल्सो स्पेयर्ड यिल्दुज़म एंड कुबाचा। देखिए दोनों तरफ से डर था ये इल्तुतमिश को भी, है ना, यिल्दुज का और कुबाचा का, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि जो इल्तुतमिश है वो भी यहाँ पर रूल करे। ही ब्रोक अप द राजपूत पावर्स इन द नॉर्थ एंड एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर देम। सबसे पहले तो इसने क्या करा, इसने इल्तुतमिश ने जो राजपूत पावर है उसको यहाँ पर तोड़ दिया और फिर उसके बाद अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया। ही मेड हिज रूल हेरिडेटरी एंड इशू कॉइन विद हिज नेम एंड मेड दिल्ली अ ब्यूटीफुल कैपिटल। इसने अपने रूल को हेरिडेटरी किया, उसके बाद कुछ कॉइन इशू कराए और यहाँ पर इसने दिल्ली को खूबसूरत बनाने की ठान ली, है ना, कि वो मेरी कैपिटल है तो मैं उसको ब्यूटीफाई करूंगा। इसने अरेबिक सिल्वर और कॉपर करेंसी को चलवाया जिसमें 2 बेसिक कॉइन थे जो 175 ग्राम के थे। जो इल्तुतमिश था वो बिलोंग करता था किस ट्राइब से? अल्बरी ट्राइब से करता था, जो कि आपको मिलेगी यूरेशियन स्टेपी ऑफ तुर्किस्तान। इन 1206
इल्तुतमिश वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बदायूं। जो इल्तुतमिश है उसको देखो, जो पहली बार जो गवर्नर अपॉइंट किया गया था वो बदायूं का किया गया था, और उनकी इसी सर्विसेज से जो मोहम्मद मतलब यहाँ पर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विस ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ मोहम्मद ऑफ गुड अगेंस्ट खोकर, और जब इसने यहाँ पर जो खोकर्स के खिलाफ ये लड़ा था यहीं पर इसको पहचान मिली थी, और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर प्रमोट कर दिया गया था। अमरेली इस्माइल इन्वाइटेड इल्तुतमिश फॉर द कोरोनेशन इन दिल्ली। तो इसको दिल्ली के कोरोनेशन के लिए किसने इन्वाइट किया था, तो वो था अमरेली, विद द अप्रूवल ऑफ तुर्किश नोबल आफ्टर द डेथ ऑफ ऐबक। क्योंकि ऐबक की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो तुर्किश नोबल थे ऐबक के कोर्ट में, उन्होंने ये यहाँ पर सबने सजेस्ट किया कि जो इल्तुतमिश है उसको अगला सुल्तान बनाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो इल्तुतमिश है उसे सुल्तान बनाया गया 1210 में। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ अ स्लेव। तो यहाँ पर ये बात कही जाती है स्लेव ऑफ अ स्लेव इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन एक स्लेव था और उसका फिर ये इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद फिर इल्तुतमिश ये भी एक स्लेव था, तो इसीलिए इसे कहा गया स्लेव ऑफ स्लेव। इल्तुतमिश इज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो खुद मोहम्मद गौरी का स्लेव था। उसके बाद वो सुल्तान बना, उसके बाद फिर उसकी डेथ के बाद फिर इल्तुतमिश बना जो कुतुबुद्दीन का स्लेव था, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, स्लेव ऑफ स्लेव। हालांकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव के साथ साथ ये उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी इल्तुतमिश से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडियन की फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम आपके सामने है 1236 से 1240, और यहाँ पर ये पहली ऐसी वुमेन थी जिसने दिल्ली के थ्रोन को संभाला था। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर। जो तुर्किश नोबल थे वो कभी भी एक वुमेन को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ना वो ये देख पा रहे थे किस तरह से मतलब जो वुमेन है वो हम सबको यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है, उसके हाथ में इतनी बड़ी जो पावर है वो आ सकती है। इन सब ने क्या करा, इसके खिलाफ यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी है उसको पूरा का पूरा यहाँ एक तरह से मतलब इसको ट्रैप करने की कोशिश करी। एंड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू कवर रिबेलियन अगेंस्ट हर बाय तुर्किश गवर्नर ऑफ लाहौर, द तुर्किश नोबल टुक एडवांटेज ऑफ हर एब्सेंस एट दिल्ली। अब यहाँ पर जो रजिया सुल्तान है उसे जब लड़ाई के लिए कहीं और जाना पड़ा लाहौर, तो यहाँ पर उसके पीछे जो नोबल्स थे उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और उसको डिथ्रोन कर दिया उसके पीछे। आफ्टर क्रशिंग द रिबेलियन इन दिल्ली, रजिया began to address issue of governance that had taken a backseat during the 6-month rule by her brother। अब यहाँ पर आकर से वापस देखा तो उसका भाई रूल कर रहा है। Thus he succeeded her father Iltutmish to the Sultanate of Delhi and proved herself as a talented, wise, brave, excellent and administrator and great warrior। लेकिन उसने वापस से उसको हटा के खुद बैठ गई और इस चीज को प्रूव करा कि वो कितनी बड़ी योद्धा है, इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग whose reign मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो पूछा गया है कि जो मंगोल इन्वेडर था चंगेज खान वो किसके टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ से भारत में आने की सोच रहा था, है ना, भारत में आया था, तो वो है इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे। मंगोल इन्वेडर था चंगेज खान, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो ऑफ इंडिया की तरफ से इल्तुतमिश के टाइम पर यहाँ भारत में आया था। एंड चेजिंग द फिजिटिव रूलर ख्वारिज्म जलालुद्दीन मिकबुरनी, क्योंकि जो ख्वारिज्म रूलर था जलालुद्दीन मिकबुरनी उससे चंगेज खान की चल रहा था लड़ाई झगड़ा। अब जो जलालुद्दीन मिकबुरनी था ये आया इल्तुतमिश के पास कि भाई आप मुझे यहाँ पर अपने यहाँ पर रख लो, है ना, मेरी जान बचाओ चंगेज खान ने। इल्तुतमिश को डर था कि अगर एक बार चंगेज खान भारत में आ गया तो बहुत तहस नहस कर जाएगा, जितना भी अभी सब कुछ हमने अच्छे से बनाया है सबको खराब कर जाएगा। तो इसीलिए इसने जो मिकबुरनी है उसको असाइलम देने से साफ साफ कर दिया मना कि भाई हम आपको नहीं रख सकते, है ना। तो इस वजह से जो प्रिंस मिकरूनी है इसे वापस जाना पड़ा यहाँ से, और इस तरह से चंगेज खान के एक बहुत बड़े अटैक से इल्तुतमिश ने भारत को बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 16, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अ कंटेम्पररी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान। अभी भी ऊपर पढ़कर आए तो कौन था वो, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पे तो चंगेज खान भारत में आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, इन हुज रेन मंगोल वर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसके टाइम पे जो मंगोल थे वो इंडस रिवर तक आ गए थे पहली बार, तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। द मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, फिर से वही है, किसके टाइम पे आया था चंगेज खान, तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 19, द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान वॉज, तो चंगेज खान का ओरिजिनल नेम क्या था, तो वो था तैमुजिन, ठीक है, या तो आप तैमुजिन बोल दो या तैमुजिन बोल दो, ये चंगेज खान का अपना असली नाम था। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू, तो इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार बिहार में किसको बनाया था, तो वो था मलिक जानी, किसको, मलिक जानी, ऑप्शन नंबर डी। इन 1225 इल्तुतमिश डिफीटेड हिसामुद्दीन अवास इन माउंटेन ऑफ राजमहल नियर तेलियागढ़ी एंड एनेक्स बिहार शरीफ एंड बर। अवास had accepted the subordination of Iltutmish and Iltutmish appointed मलिक जानी as a new सूबेदार ऑफ बिहार। तो आप इतना याद रखना कि बिहार का पहला सूबेदार इल्तुतमिश ने किसे बनाया था, तो मलिक जानी को बनवाया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज बिहाइंड द डी थ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम। तो रजिया बेगम को डी थ्रोन करने के लिए पीछे कौन थे उनके, वो थे तुर्क्स, क्योंकि तुर्क से नहीं चाहते थे, ये कोई और नहीं बल्कि इनके कोर्ट के नोबल ही थे। टर्क्स नोबल्स वर बिहाइंड
dethroning Razia Begum, they revolted against Razia Begum in the leadership of Governor of Bhatinda, Malik Altunia, removed her from the power. Question number 22. The full name of Sultan of Delhi Balban was. तो बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था ग्यासुद्दीन. क्या था? ग्यासुद्दीन नाम था. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा. तो बलबन का पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन. ये 9th सुल्तान था ममलुक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली का. जो ग्यासुद्दीन था वो वजीर था, ठीक है, और ही रिड्यूस द पावर ऑफ द ट्रेचरस नोबिलिटी एंड हाइटेंड द स्टेचर ऑफ द सुल्तान. जब ये सुल्तान की पावर में आया तो यहाँ पर सबसे पहले जो नोबल्स की पावर थी ना उनको कंट्रोल किया, क्योंकि ये नोबल ही थे जो पीछे षड्यंत्र करते थे और जो मेन पावर में रूलर है उसी को हटा दिया करते थे. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ओनली अ फ्यू मिलिट्री अचीवमेंट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द सल्तनत बिटवीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, है ना. तो ये काफी पावरफुल रूलर रहा है ये. ही रीच्ड ऑन द पोस्ट ऑफ आमिर शिखर ड्यूरिंग रजिया पीरियड. तो ये आमिर शिखर की पोजीशन पर था जिस टाइम पे रजिया का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ये आमिर शिखर की पोजीशन पर था इसी स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही. लाइक इल्तुतमिश ही वॉज ऑल्सो एन इलबारी टर्क्स. तो ये भी क्या था? इलबारी टर्क्स था. बलबन मैरिड हिज डॉटर विद सुल्तान नसरुद्दीन. तो बलबन ने क्या करा? अपनी बेटी की शादी किससे करी थी? सुल्तान नसरुद्दीन से करी थी जो स्लेव डायनेस्टी का ही रूलर था. एंड ऑन दिस ओकेजन इसको एक टाइटल दिया गया उलूक खान और एक पोस्ट दी गई नयाब ए मामलिकत. एंड बलबन सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. और इसे धीरे धीरे इस तरह से फायदा उठा के एक दिन फिर बलबन थ्रोन पर भी बैठ ही गया. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेट टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन. तो कौन सा सुल्तान था जिसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो किया था? तो वो था बलबन. किसने? बलबन ने. बलबन adopted the policy of blood and iron. The main characteristic of the leadership of Balban was first the divine right of king and the second the sultan must be autocratic. And according to him, sultan रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. मतलब ये मानता था कि भगवान ने धरती पे, अगर ये जो सुल्तान है ना ये भगवान का ही रूप है, भगवान ने ही भेजा है सुल्तान को कि वो हर जगह से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता. तो ये सुल्तान को आप ये मानो कि भगवान की परछाई है ये, है ना, जैसे पैगंबर होते हैं. सुल्तान गेट द इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द गॉड. तो सुल्तान को जो इंस्पिरेशन और स्ट्रेंथ मिल रही है ना गॉड से ही मिल रही है काम करने के लिए. एंड ड्यू टू दिस द पब्लिक एंड द सरदार हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज हिज वर्क. तो इसलिए पब्लिक को और किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो सुल्तान के काम में कुछ भी दखलंदाजी करे या उसको क्रिटिसाइज करे. क्वेश्चन नंबर 24. Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the king? तो भी किसकी थ्योरी थी ये? तो ये थ्योरी किसी और की नहीं, बलबन की थी. भाई जो अपने आप को बहुत सुप्रीम समझता है वही डिवाइन वगैरह की बातें करता है, वही किंगशिप की बातें करता है. तो यही से बताया हुआ है. विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. अभी पढ़कर आए हैं बलबन. तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं. दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक असर्शन और एक रीजन. बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड. तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है. जो बलबन है उससे सारी पावर को क्या कर लिया था? सेंट्रलाइज कर लिया था, सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया था. इसका रीजन क्या है? देखते हैं सही है गलत है. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन. क्या वो उससे सब चीज़ों को सेंट्रलाइज इसलिए किया क्योंकि जो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मंगोल की इन्वेजन से बचाना चाहता था? तो ये बात तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ही रीज़न सही नहीं है ना. इसका जो रीज़न है जो ये सही नहीं है पहली वाली स्टेटमेंट के लिए. स्टेटमेंट दोनों अपने आप में अलग अलग सही है. तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ग्यासुद्दीन बलबन वॉज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था दिल्ली सल्तनत के अंदर. रूल कब तक किया है इसने? 1266 से 1287 तक रूल किया है. और यहाँ पर इसने अपने आप को बहुत सारे टाइटल भी दिए हैं. एम्पर एज अ डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड, टुक ऑल द पावर इन हिज हैंड. तो सारी पावर्स को उसने अपने हाथ में लिया क्योंकि इसको किसी पे भी यकीन नहीं था. ये पहले ही देख चुका था कि जो नॉबल से किस तरह से पीछे कॉन्स्पिरेसी करते हैं और फिर रूलर को ही पावर में से हटा देते हैं, क्योंकि ये खुद भी उनमें शामिल था. ही इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदा एंड पेबोस. एक नया सिस्टम लेकर आया सिजदा और पेबोस कि यहाँ पर जो भी कोई आएगा वो यहाँ क्या करेगा, जो सुल्तान है उसके कदमों को चूमेगा और उसके सामने सिर झुकाकर, जैसे हमारे होता है ना प्रणाम करते हैं. ही कंस्ट्रक्टेड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर. तो नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर पे इसने बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए थे जिससे कि बाहर से कोई भी मंगोल आके अटैक ना कर सके. तो इससे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर ये रीजन बिल्कुल सही नहीं था इसका. क्वेश्चन नंबर 27. आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ. तो यहाँ पर सभी पावर्स को कंसोलिडेट करने के बाद बलबन ने खुद को क्या टाइटल दिया? तो वो था जिल्ले इलाही. जिल्ले इलाही, ऑप्शन नंबर सी. तो Balban established its political model inspired by famed public heroes. He tried to provide highly respected reputando the reign and he was considered as a representative of God on the earth. तो अपने आप को रिप्रेजेंट करता था ये गॉड की तरह.
अकॉर्डिंग टू बलबन, तो वो एक पैगंबर बन के आया था धरती पर और इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया, जिल्ले इलाही, है ना, जिसका मतलब होता है इमेज ऑफ गॉड। एंड बलबन वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु हैड एस्टैब्लिश किंगशिप थ्योरी। मतलब इसका मेन काम यह था कि किंग की पोजीशन को मैं ऐसा बना दूं कि मतलब लोग उसे भगवान की तरह देखे, भगवान की तरह पूछे, ठीक है, और उसके किए हुए किसी भी काम पर कोई सवाल ना करे। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। तो जो फेस्टिवल है नवरोज, उसको किसने स्टार्ट किया, तो वो भी किसने किया था, बलबन ने ही किया था। तो बलबन ने मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हिज कोर्ट, तो अपने कोर्ट के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनवाए और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो भी करना पड़ा था। Iranian king were his ideal in his field and introduced many of the tradition in his court. He introduced the ritual of सिजदा। एक तो सिजदा शुरू किया था कि भाई आप जब भी आओगे यहाँ पर बिल्कुल एकदम सर नीचे तक झुका के बिल्कुल आप प्रणाम करोगे और जो किंग के जो फीट्स हैं, मतलब जो उसके पैर हैं, उनको किस करोगे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस रिचुअल्स टू सेलिब्रेट द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, और जो पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज उसको भी सेलिब्रेट किया जाता था इसके कोर्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बलबन। इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो बलबन से रिलेटेड नहीं है, गलत है। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियाब खुदाई, तो ये तो सही है ना, ये खुद को बोलता था कि भाई ये पैगंबर है। दूसरा है इंट्रोड्यूस द इक्तादारी, तो इक्तादारी नहीं है ना, क्योंकि इक्तादारी इसने शुरू नहीं करी थी। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कान ए चालगानी, ये सही है ना, इससे सबसे पहले तुर्कान ए चालगानी है इनको हटाया था, क्योंकि ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था। इसमें 40 लोग होते थे जो इधर से स्पाई की तरह काम करते थे किसी भी सुल्तान के लिए, और बाद में सुल्तान की डेथ के बाद यही सबसे बड़े घातक चीज बन जाते थे। ही क्वेल डाउन द रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, तो ये भी सही है। इक्तादारी सही नहीं है। द एक्चुअल नेम ऑफ बलबन क्या था, बहाउद्दीन। नसरुद्दीन महमूद हैड गिवन हिम द टाइटल उलुग खान, ये इसका दामाद था नसरुद्दीन, और इसी ने उलुग खान को, जैसे ही इसने उलुग खान मतलब बलबन की बेटी से शादी करी तो इसने बलबन को टाइटल दिया उलुग खान, और उसके बाद जिले इलाही इसने खुद को टाइटल दिया। इसका टेन्योर था 1266 से 1286। बलबन बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी थ्योरीज के लिए, किंगशिप थ्योरी। इसके जो रॉयल प्रिंसिपल थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पर्शियन स्टाइल से यहाँ पर वो इंस्पायर्ड थे। बलबन खुद को क्या बोलता था, नियामत खुदाई, ठीक है ना, भगवान की परछाई मानता था खुद को ये। तुर्के चालगानी जो स्टैब्लिश की थी इल्तुतमिश ने की थी, बाद में बलबन ने सबसे पहले इसी को हटाया था, ठीक है। और बलबन ने का जो पीरियड था वो सूबेदार ऑफ बिहार, द ओनली रिवॉल्ट इन द पीरियड, मतलब ये बताया हुआ है कि बलबन के टाइम में जो इकलौती रिवॉल्ट हुई है तो वो कौन सी हुई है, वो बिहार की हुई है। तुगरिल खान इन 1279 विच वॉज क्वेल्ड बाय बलबन एंड द रिबेल वॉज हैंग्ड, एंड द सिस्टम ऑफ इक्तदारी किसने स्टार्ट की थी, वो इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ अ खलीफा। तो कौन बोल रहा है बार बार, ये खलीफा की जगह कौन ले रहा है, तो ये बलबन ले रहा है और कोई नहीं ले रहा है। और ये पता चलता है हमें इसकी इंस्क्रिप्शन से, जो कौन सी वॉल पे लिखी हुई मिलती है हमें, जो मॉस्क्यू था गढ़ मुक्तेश्वर का जो मॉस्क्यू है उसकी दीवारों से हमें पता चलता है कि हेल्पर ऑफ खलीफा कौन है, तो वो बलबन है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा स्लेव डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो ये सारे जो एमसीक्यूज है वो आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना। चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज के लिंक टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा आप और भी वीडियोज है आप उनको भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।